अभी हम चकारसी से पहुंचे हैं टांडा, बिल्लारी के पास, है ना, अशोक सिरोही जी के पास, भाभी के पास। और अशोक सिरोही जी ने भी बाबा के साथ खूब समय लगाया है। कब 1993 से जुड़े आप भी? अब जीवन विद्या का पहला शिविर हो गया था वहाँ। जी जी, हाँ, उसके तब बाद से। कंचनवीर हाँ ने आना जाना शुरू कर दिया था। जी। तो कंचनवीर ने कई बार कही कि तुम्हारे यार दोस्त हैं, कुछ ढंग की बात करें, इनकी सुनो। हाँ आज जी कि मैं आज जी तो रोज नया नया कोई ना कोई फार्मूला ले आना है। हाँ तो बोले एक बार मिल के तो आओ। तो मैं मिल के आया। तो मैंने क्या कर रहे हो भाई? तो आर जी ने बताया ऐसे बाबा हैं, ऐसे शिविर कराते हैं हम। तो चलो हमें भी कोई भेजिए शिविर हमारे यहाँ लेने के लिए। तो चलो बता दियो। फिर हम आ गए। तो मैं दिल्ली गया हुआ था, दूध का काम चल रहा था, पेमेंट लेने गया तो कंचनवीर में था। तो बोला बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। तो मैंने कहा चलो, बोल तुम भी चलो, बाबा से मिल लियो। चलो हाँ, हम रेलवे स्टेशन पे गए। तो ट्रेन आती थी, क्या नाम था उसका? निजामुद्दीन। ना वो ट्रेन का नाम था वो उत्कल। उत्कल। तो उत्कल पहुंचे प्लेटफॉर्म पे, वो ट्रेन गुजर गई थी, मतलब निकल गई थी उतार के पैसेंजर। हमने दूर से देखा, यार बाबा कोई नजर ना रहे। तो हम नीचे गए, मैंने कंचन की बाबा तो आई ना भैया स्टेशन से। कह रहे तुम आओ तो सही। तुम्हें आए तो जरूर, कोई बाबा दिख रहे हो तो यहाँ क्या करोगे सड़क स्टेशन पे? तुम आओ तो सही। तो इन्होंने जाए पैर छुए। तो बाबा लुंगी पहने हुए थे, कुर्ता था उसका भी काला ऐसा हो रहा। तो मैंने यार जी बाबा है। तो बोले चुप रहो, जी बाबा। चलो भाई जी बाबा है। तो और बुआ बाबा हमने नमस्ते कर ली। हाँ, बाबा ने कहा कि हमारे मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे चढ़े बाबा ऊपर। तो 50-60 सीढ़ी होती है, बाबा पकड़ के धड़ 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 ऊपर चढ़े। तो जैसे ही ऊपर पहुंचे तो कंचन ने बाबा जी कुर्ते में हाथ रख दिया। बाबा बोले अरे क्या करता है, क्या करता है? बोले बाबा चुप हो गए। तो इन्हें 30-40 सेकंड हाथ रखा। बोले ठीक है बाबा, संतुष्टि हो गई? मैंने कुछ क्या बात है, क्या बता दूंगा। हमें बहुत शोर में बता दे यार, तुम्हें जल्दी क्या बता। फिर बाबा जी उनके यहाँ चले गए। कौन थे वो? रस्तोगी जी। रस्तोगी जी के यहाँ। हाँ। वहाँ गए तो कंचन की पत्नी भी थी। तो पूछने लगा बाबा वो शेयर बाजार में ऐसा है, बाबा बता रहे। तो मैं कहा जीवित थे बाबा जी से शेयर बाजार क्या पूछ रहे? मैं क्या बता। और वो भी ऐसे बता रहे जैसे कभी बहुत ज्ञाता हो। ऐसा होता। तभी चलो अभी कर लेते उनकी जैसी समझ है। फिर हम चले आए वहाँ से। फिर हमने पूछा यार तू वो तो बता कि कैसे लगता है तुझे कि बाबा यूँ कहते हैं कि जागृत आदमी का शरीर भी प्रमाणित करता है जागृति को। तो जब ये 60 सीढ़ी चढ़ के आए हैं तो मैंने दिल पे हाथ रखा इनके कि देखो दिल इनका कैसा, कैसे प्रमाणित कर रहा है। कह रहे आप बिल्कुल ऐसा धड़क रहा था किसी बालक का सोते हुए धड़क रहा हो 60 सीढ़ी चढ़ने के बाद। और सिपुरे सबकी सांसें भूल रही। बढ़िया मिल गया तो बढ़िया जुगाड़ भाई। जब भी 70-78 साल की 80 साल की उम्र रही होगी। 73-74 साल के थे। 78 साल के थे करीब। अच्छा, तो आप 98 की बात कर रहे हो? हाँ 98 की या 95 ऐसी कोई सी। हाँ, अच्छी एज थी, इतनी एज में आदमी का। फिर हमने यहाँ शिविर कराया और वो क्या नाम था वो लड़का रह रहा था, शिव शिविर लेना। मतलब पहली बार हमने शिविर सुना, मतलब पहली प्रस्तुति गजब थी, है ना। वो बोलता भी बहुत बढ़िया था। जब उसने ईश्वर वाला कंसेप्ट सुनाया ना, तो हम 25-30 लोग थे, मतलब दो 5-10 सेकंड को सब ब्लैंक हो गए। मुंह फैला रह गया क्या कर रहे हैं यार। इतना बढ़िया प्रस्तुति थी। तो पहले से उन्हें लगा भाई ये काम की बात। फिर हमने पूछा भाई ये कैसे समझ में आएगी बात ये, शिविर करो। तो मैं थोड़ा आतिवादी तो शुरू से ही था। एक लॉयंस क्लब में हम
हो गए थे शुरू। हमने पूछा भाई कि भाई इसमें, मैंने कि इसमें अंतिम लक्ष्य क्या है, कि इसमें प्रेसिडेंट बनते हैं। तो मैंने वो कैसे बनेंगे? बोले जितनी विजिट करोगे उतने ज़्यादा नंबर होंगे। हमने रेल बना दी साल भर में। मतलब इतनी विजिट कर दी कि सबसे पहले हमारा नंबर आ गया, लेकिन हमारे साथियों ने पैसे दे के बेईमानी कर ली। हमें यार तो बेईमान आदमी हो। तो ऐसे ही हमने पूछा भाई कितने शिविर करने पड़ेंगे? बोले 2 3 4 5 तो करो। फिर हमने देश में कहीं शिविर छोड़ा नहीं, है ना। बहुत जल्दी से 10 15 20 शिविर कर दिए, शिविर सब निपटा दिए। 98 में शुरू हुआ। तो आप सत्य जी को नहीं सुने थे? हाँ, सत्य जी का नहीं सुना। हाँ, सत्य जी तो बाद में मतलब जा चुके थे तब हाँ, तक। हाँ, हाँ। ठीक बात। आपने शिव भैया का शिविर किया होगा? हाँ, पहला शिविर। फिर तो सबके ही करा, कोई छोड़ा ही ना हमने। तो बागड़िया जी का क्या होगा? बागड़िया जी कई कई करे, हाँ, सोम के सोम भाई कई के करे। क्या होगा? हाँ, अब तो ये नए नए हो गए हैं, पहले 5 6 लोग ही तो वाले साधन के, सबके सुने थे। बस इतनी सी यात्रा हमारी रही। शिविर के बाद क्या किया आपने, वो तो थोड़ा बताइए। हाँ, शिविर के बाद, शिविर सुने, बाबा से मुलाकात हुई हमने कि बाबा ये आपकी बात आगे बढ़ेगी कैसे? तो बाबा ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम क्या करते हो? बाबा संडे की बैठक करते हैं हम, तो गांव के 25 40 लोग आ जाते हैं, बैठ के संडे के दिन चर्चा करते हैं। बोले ऐसे नहीं, 10 परिवार चुनो, है ना, उनके साथ रोज बैठक करो। तो मैंने ठीक, फिर हम आए, हमने सबके बीच में बात रखी कि भाई 10 परिवारों का चुनाव करना है, भाई कौन कौन तैयार है? तो बातचीत हुई, सब बोले भाई 10 परिवार होंगे और 7 दिन होंगे, वो कोई बात नहीं है, वो तो 1 हफ्ते उनके यहाँ हो जाएगा, 1 हफ्ते उनका हो जाएगा। तो ठीक है। तो करीब 11 परिवार हमने चुन लिए और 11 परिवारों के साथ बैठक शुरू कर दी। 2 घंटे डेली हमने करनी शुरू कर दी। और दोपहर में किसी का अलग बात करनी हुई तो बच्चों से अलग करनी है, किसी की समस्या हो अलग करनी हो। फिर हमने एक चिकित्सालय और वो बना लिया, औषधालय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक का। मतलब हम सारी दवाइयाँ देते थे, गर्मियों में शिकंजी बगंजी बनाएगा, मतलब फुल अभियान था हमारा। 3 लगातार आर्य जी आए तो कहने लगे यार ये रोज रोज क्या कर रहा है, हफ्ते में कर लो। काफी लंबा चला था वो कार्यक्रम। 3 साल। हाँ 3 साल रेगुलर, क्योंकि शिव बीच में आता था इधर, उसमें हाँ, बीच में आता था वो। हाँ, सब लोग, कई लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं, सोम भी आया, बागड़िया जी भी आए हैं उसमें शायद, और आर्य जी भी आए। 3 साल बाद मेरी समझ में आ गया कि ये नहीं समझने वाले। तो एक दिन मैंने सारे 72 लोग थे, फोटो वोटो भी खिंचा के रखी है हमने। एक घर परिवार में मीटिंग करी, मैं देखो भाई 3 साल हो गए मुझे आपसे बात कहते हुए, और ये मैं आपकी गलती बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये तो मैं मानना हूँ पूरी परंपरा के आप प्रतिनिधि हो, कि अभी मनुष्य सब समझने को तैयार नहीं है। और अब मुझे लग रहा है आगे ये प्रोग्राम चलेगा तो औपचारिक रह जाएगी, कि भाई शाम को आपने चाय नाश्ता बना दिया और उसमें भाई साहब आएंगे 1.5 घंटे अपने गला साफ करेंगे, चले जाएंगे। तो अब ये प्रोग्राम बंद करते हैं। कभी आपका मन हो तो मेरे पास आ जाइए। ऐसे मान लो मैं आपके पास आता रहा तो कभी आप भी आ सकते हैं मेरे पास। वो प्रोग्राम बंद कर दिया। फिर मैंने बाबा से कही, मैंने कि ये 10 वाला प्रोग्राम आप किसी को मत बताइए, ये नहीं चलता, ये काम नहीं करेगा बाबा। फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जीवन विद्या सबसे टफ है, साधना विधि आसान है। आसान इस रूप में है क्योंकि साधना ध्यान लगाते हुए आदमी का मन तो लगा रहा है उसमें, इसमें जीने के लिए हिम्मत नहीं है आदमी में। बात तो कितनी करा लो। अभी हमें एक संत है यहीं आए हुए थे, तो मेरा मित्र है, वो बहुत उनका भक्त है, तो मैं मिलने गया उनसे, बोले मिल लो। मैंने कहा हाँ मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी की बात है, इसी बरसात की। पूछने लगे क्या करते हो? मैंने कहा जी जीने का काम कर रहे हो। बोले नहीं नहीं वैसे क्या करते हो? मैंने कहा जी खेती तो होती रहे, खेती में करने जैसी तो कोई बात होती है, खेती हो रही है और जहाँ मैं बैठा हूँ पत्थर उत्तर रख लिए हैं। तो थोड़ी ऐसी चर्चा हुई। मैंने कहा जी आपकी तरह हमें भी एक संत मिले, उनके साथ हमारा कल्याण हो गया, मन ठीक रहता है।
मैं इस गांव का प्रधान भी रहा हूँ, उसे मैंने 6 महीने पहले छोड़ दिया था। हम्म, कुछ ऐसी बातें हुई जब वो अंदर से उठ के आए मुझसे, बोले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आदमी में जीने की हिम्मत तो नहीं है। जीना किसे कह रहे हैं हम, वो भी समझ में नहीं आ रहा ना। जिंदा रहने को जीना कह रहे हैं हम। तो जीना एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन है, शिफ्ट हो जाना है। जीना मतलब आप शिफ्ट हो गए, फिर उसमें सेट हो जाओ, फिर किटर पिटर ना हो। पहले वो सारी कटपटा निपटा लो ना, कुछ सब निपट दिया तब इधर आ जाओ। मेरा भतीजा 36-37 साल का हो गया, मैंने लिफाफे लेने देने बंद कर दिए थे उसके बर्थडे पे। आज तक लिए दिए ना, एक आदमी ना हुआ तैयार। बातें सब करें, ये तो छोटा सा मामला है। लिफाफे लेने देने का मतलब? किसी भी प्रोग्राम में ना लिफाफा देना ना देना। अच्छा अच्छा, ठीक है। बेटी की शादी हुई थी तब भी मैंने कार्ड पे लिखवा दिया, किसी भी तरह का नकारात्मक उपहार देकर ना शर्मिंदा हो ना करें। मुझसे घर वाले बहुत लड़े, कोई नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ शादी में। बहुत शोर हुआ हमारे यहाँ। वहीं तीनों भाई थे, तो वो हमारे भाई कहने लगा, अरे तुम्हारे यहाँ तो 500 लोग आएंगे, तुम एक तो जाते कम हो, ऊपर से तुमने कार्ड में लिखवा दिया। तो हलवाई था, मैंने कहा भाई तू 4000 आदमियों का इंतजाम कर और बड़े रसगुल्ले बनाइए और 8000 बनाइए। तो मेरी नानी जिंदा थी, बोले तू फालतू की बातें मत करे। मैंने कहा भाई तुमसे मेरा कोई साझा नहीं, तुम्हें कोई हिस्सा नहीं देना है, मुझे दावत करनी है, तुम्हें क्या तकलीफ है इस बात की। वो छोटा भाई तो गुस्सा होकर चला गया, तुम अपने आप करो जो कुछ करना है। करेंगे भाई अपने आप। मैंने 8,000 रसगुल्ले बनवाए, और यहाँ ये प्लांट है, वहाँ दावत रखी, पूरे बढ़िया से दावत रखी। और एक मेरा लड़का रहता था, मैंने उसके साथ 5-6 लड़के परमानेंट रखे। मैंने कि कोई सीख भी करेगी तो तू देखेगा इन्हें, नहीं तो तुझसे पूछूंगा मैं। बिल्कुल सफाई रहनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। और हमारे बिलारी के जो पढ़ने वाले साथी थे, उनके भी तुम देखोगे इंतजाम। तो बड़े अच्छे, मतलब उनकी दुकानें अच्छे कारोबारी हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। लगे यार तुझे बहुत आदमियों को दिक्कत लग रही है तो कड़ी चावल बनवा लो। मैंने हाँ उसे बनवा लो। पनीर बनता था मेरे यहाँ, तो मैंने कहा आज पनीर नहीं जाएगा भाई, 3-4 कुंटल पनीर रख लो, 50 किलो के टुकड़े काट दो, और एक कुंटल टमाटर मंगाए, 50 किलो टमाटर आधे कर दो, है ना। 1 कुंटल आलू उबलवा लो, आधे छिलवा दो। कह रहे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई तुम करो तो सही, क्या दिक्कत आ रही तुम्हें। और मैंने हलवाई से कही 4000 से कम का इंतजाम ना हो तो बता दे क्या चीज चाहिए मुझे। मैंने उस पर 6 बजे लिख रखा था। अप्रैल का शुरुआत थी, 6:15 बजे लोग मौजूद थे, 7 बजे पूरा पंडाल भर गया था। 9 बजे मेरे 5:30 बजे खाना शुरू करा दिया था हमने, गांव में पड़ोसी भिजवा दिए गरम गरम पूड़ी। और 9 बजे मेरे दोस्त कहने लगे कि 3000 से आदमी ज्यादा खा गए, तीसरी बार बनी है सब्जी। सही कह रहा, पानी हाथ ना आता। 9:30 बजे जब दावत में ये लिख रखा था ना 6 बजे से 10 बजे तक, भाई 10 बजे का भी उतारो कड़ाई, आप कोई नहीं खाना खाएगा, जो आएगा चाय पिएगा। तो एक परात रसगुल्ले बचे, बस छोड़ देते। नहीं समझ में आ गया, धरती पे आदमी बेहोश है। दावत के नाम पे तुम कुएं में डलवा दो। तुम कहीं जाओ या मत जाओ, इसलिए मैं आराम से रहता हूँ। मुझे पता है मैंने तो दावत करनी हो कितने आ जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। मेरे जाने से ऐसा नहीं होगा कि लोग ना आएंगे। तो बेहोशों की दुनिया, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है लोगों के पीछे। तो मैं बहुत नियरेस्ट डीएस की दावत खाता हूँ। 5-10 किलोमीटर जाता नहीं दावत के लिए। मुझसे एक आदमी कही तुम आए नहीं। अरे मैंने की 2 रोटी की थी यार, मुरादाबाद 25 किलोमीटर आता। मेरा क्या काम था, ना मैं कोई पंडित था, ना मैं हलवाई। तो हमने तो इससे पहले बाबा जी से मिलने से पहले की आपकी कैसी यात्रा रही? बाबा जी से मिलने की भी अनोखी यात्रा है हमारी। बचपन से सुना हूँ पूरी। हाँ, संक्षिप्त में बताइए। संक्षिप्त, हाँ 5 मिनट में। हाँ, बचपन में बहुत, मैं छोटा था तो हमारी मम्मी पापा आपस में झगड़ा हो जाता था। तो मुझे लगता है क्यों झगड़ा कर रहे हैं ये। तो मेरा छोटा भाई था, मैं क्या कर रहा था, अरे रोज झगड़ा कर रहे हैं, अपने तो खा लो। तो मुझसे क्या करे, ऐसा कोई चिंता ना, चाहे कोई मरता रहे।
तो मैंने कि तुम रोज लड़ो, हम भूखे को बैठे रात को 12 बजे तक। तो ऐसे वक्त करता रहा सीधे सीधे। हाँ। फिर हम 8वीं क्लास में आ गए, तो मैं एक टीचर मिल गए, उन्होंने कहा तुम जरा सी मेहनत कर लेना, तुम्हें मैं पास करा दूंगा। पर तो हम तुमसे ऐसी छत पे पढ़ते थे, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, ऐसी आलतू फालतू बात करते रहे। 8वीं में फेल हो गए, बहुत पिटाई हुई कि 8वीं में कोई फेल होता। धीरे धीरे हाई स्कूल में आए तो मेरे मदर की डेथ हो गई, तो फिर मेरी शादी हो गई 15 साल की उम्र में। 15 साल में 1-2 महीने कम थे। अब शादी हो गई तो फिर उसके एक साल बाद फादर एक्सपायर हो गए, तो घर में कोई नहीं रहा बड़ा, तो बड़े क्राइसिस गुजरे, बहुत खराब दौर था। मतलब पहले बहुत अच्छी माली हालत थी, सारे काम धीरे 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 कर बंद होते चले गए। फिर परिवार में हमारा आपसी कलेश हुआ, तो मुझे लगा यार यहाँ से बाहर चले जाओ। अगर परिवार में रहेंगे झगड़े होंगे, न्यारा साझा होगा, लोग कहेंगे भाई आखिर बड़ा है, बच्चों छोटे भाइयों की शादी ना हुई है, हमने कहीं बाहर चलो। तो हम दोनों पति पत्नी ने सलाह करी, अब क्या करें। हम पर केवल ड्राइविंग आती थी और कुछ आता नहीं था, पढ़े थे नहीं, हाई स्कूल भी हमारा पूरा नहीं हुआ। तो हम लंबे चौड़े, लोग क्या करे भाई तुम बम्बई जाओ हीरो बनने। हम अपने यार था, हमने कि चलो भाई मुंबई चल रहे हैं घूमने, और हमारा ऐसा प्रोग्राम। तो हम बम्बई गए, तो वहाँ उसका उनके भाई, एक हमारा दोस्त था रेलवे में, उनके भाई वहाँ पर जॉब करते थे। हमने उनसे कही हम फिल्मों में ट्राई करेंगे भाई, और हमें रहने के लिए कोई जगह बताओ कहीं। कहने लगे रूम लेगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा। तो फिर उन्होंने प्रपोजल रख लिया, तू बोले मेरे पास ही पेइंग गेस्ट रह जा, है तो खराब बात, तुझसे पैसे लूँ। मैंने कहा कहीं और भी तो रहेंगे, आपके पास रहने में क्या दिक्कत है। तो उनके पास हम पेइंग गेस्ट में तय कर आए, और हमने इनसे बताई। फिर अपने ससुराल में बात करी, तो हमने कहा तय अपना प्रोग्राम बनाया कि 2 साल का बजट बनाएंगे, कुछ निकलेगा तो ठीक है, लौट आएंगे वापस। तो हमारे ससुराल वालों ने कह दिया हम तुम्हारी कुछ सपोर्ट करेंगे। 2 साल का हमने मन बना लिया कि हम 2 साल बम्बई रह सकते हैं, बस फिर अटैची निकाल के चले गए। तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचे, तो 3 महीने तक तो ये रास्ते ही पता नहीं लगा फिल्म इंडस्ट्री है कहाँ। ये कहाँ से घुसा जाता है इसमें। तो धीरे धीरे कुछ संपर्क बने। एक लड़का था, वो YMCA के हॉस्टल में रहता था, उससे हम मिले जाएंगे, तो वो मिलता रहता था जगह जगह। फिर एक दिन एक आदमी ने संपर्क कराया कि तुम जानकी दास से मिलो, वो नए फ्रेश लड़कों को अपने साथ घुमाता है, जो अभिनेता थे जानकी दास। हाँ जानकी दास जी, बड़ा साइकिल चैंपियन रहता। हाँ। तो मैं गया, तो वो बोले भाई हाँ इस समय मेरे साथ कोई लड़का नहीं है, आप रह जाओ मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारा खर्चा मैं करूँगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, टैक्सी में चलोगे तो मैं पैसे दूंगा, मैं टैक्सी चलता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे क्या करना होगा, और कोई शर्त आपकी? बोले एक शर्त ये है कि सुबह को आओगे तो मैं 20-25 मैगजीनों में लिखता हूँ, वो अखबार लेते आए, पेमेंट मैं करूँगा उसका, और शाम को आए तो वो अखबार लेते आए। तो बोले कि ठीक, ये तो कोई शर्त ना है। लेकिन तो बोले आप बताओ, मेरी भी एक शर्त है। तो बोला अच्छा, स्ट्रगल करने वाली भी कोई शर्त है? मैंने कहा हाँ जी एक शर्त मेरी भी है, तो बताओ। मैंने कहा जी मैं आपका बैग नहीं उठाऊंगा। बोले अरे ये क्या बात हो गई, यहाँ तो सब बैग उठाते हैं, धर्मेंद्र भी उठाता था, अमिताभ बच्चन भी उठाता था। मैं देखो जी धर्मेंद्र उठाता हो, अमिताभ बच्चन उठाता हो, अशोक नहीं उठाएगा इस बैग को। तो मुझसे बोला क्यों, वजह बताओ क्या बात है। मैंने कहा मैं अपना 2 साल का प्रोग्राम लेकर आया हूँ, या मैं सफल होऊंगा तो कल को लोग कहेंगे वही है जानकी दास के बैग उठाता हूँ, और सफल नहीं होऊंगा अपने घर चला जाऊंगा, तो मैं आपका बैग क्यों उठाऊं। तो बोला अरे भैया बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो अपनी इज्जत नहीं करता है वो बहुत बड़ा तारीफ मारी। मैंने कहा देख लो बैग उठाऊंगा नहीं। ठीक। फिर वो रोज निकलते थे, किसी न किसी बड़े एक्टर से मिलवाते थे। तो मुझे बचपन से बहुत शौक था बड़े लोगों से कैसा लगता है मिलके। तो एक इंसिडेंट हुआ, राइस खन्ना से मिले हम, तो सुल्तान अहमद का स्टूडियो, तो वो फिल्म बन रही थी राजपूत, धर्म कांटा सॉरी, हाँ। तो उस पर सेट पे गए, तो उस मेकअप रूम छोटे होते थे तब, तो राजेश खन्ना और सुल्तान अहमद बैठे हुए थे, मैं और जानकी दास पहुँच गए। एकदम अंदर गए, बातचीत हुई, उन्होंने परिचय कराया कि भाई ये अशोक हैं मुरादाबाद के, वही ने पहचानते हो कि राजेश खन्ना जी है। मैंने कहा जी पहली बार देखे हैं, फिल्मों में तो देखे हैं बहुत बार। हाँ, तो ऐसी दुआ सलाम हुई,
तो सुल्तान अहमद और जाइंदास बाहर निकल गए किसी काम से सेट पे, मैं और राइस नहीं रह गए दोनों। हम्म, हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आपका तो इतना नाम है, हम्म, आपको दिल से कैसा लगता है? हम्म, एक सेकंड को सुन हो गया, सिगरेट निकाल के बहुत देर हो गई। बोला भाई हमें पता नहीं हमारा कौन है, इस समय सब हमसे चिपट रहे हैं, हमें अकेला समझो, अकेलापन खाता है। हमने मन में सोची कि यार राइज करना तो बने बने ना बने, और बन भी गए तो अभी हालत खराब, तो इसमें कुछ बहुत रस है नहीं। तो राजपूत की शूटिंग पे विजयानंद के पास भेजा, बहुतों के पास गया, सबसे हमने ये पूछा कैसा लगता है, किसी ने ये नहीं बताया बढ़िया लगे। हमने ये सोचे ये परेशान लोग हैं। इसलिए 2 साल तक फिर यहाँ सीलिंग में जमीन निकल रही थी, हम आ गए, फिर सोचा फिर दोबारा जाएंगे, हमारे दिमाग में था ही मैंने यार कामयाब हो ना हो छोड़ो हमने, तो हम छोड़े आए, तो किसान मूवमेंट में शामिल हो गए वहाँ से आके तुरंत ही। तो धीरे धीरे करके हमें चर्चा में क्या करा है, हम कभी हारा नहीं थे इनसे डिबेट में, पढ़े लिखे वाली डिबेट में भी। तो एक दिन हमने इनसे कही भी हम पे डिग्री ना है, हाई स्कूल फेल लेकिन ये पढ़े लिखे कैसे हमारे सामने टक्कर मुक्ति ना है बिल्कुल भी। तो ऐसा करते हैं हाई स्कूल का फार्म भर दें, तो ये बोली भर दो। तो हम मर्दाबाद से फार्म भर दिया, संबल एग्जाम सेंटर था, हम एग्जाम देने गए, पास हो गए। अरे बड़ी बढ़िया बात है, 1 साल इंतजार करके इंटर का फार्म भरा, फिर पास हो गए। अच्छा, अरे मैंने बड़ा बढ़िया हो गया। फिर हमने बीए का फार्म भर दिया, हाँ, फिर पास हो गए। फिर सेकेंड ईयर का भर दिया, फिर पास हो गए। फिर बोले अब 1 साल का बीए और है। अरे मैंने कि मर गई कि नहीं, अब इसी साल हुआ है, पहले 2 साल का ही होता था। फिर वो 3 साल का बीए करा, फिर हमने एमए में एक एडमिशन ले लिया, फिर छोड़ दिया। फिर हमने 2 साल एलएलबी करी, फिर वो भी छोड़ दिया, हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गांव में प्रधान बन गए हम। हमने कहा भी चुनाव मत करो, तो 3 दिन मीटिंग होती रही, सबने कहा भाई आप बनोगे। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा, सब लोग कहेंगे अपनी प्रधान बनने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। तो 3 दिन तक बोले नहीं चुनाव होगा, आपको बनना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी शर्तें रखी, भाई बन जाऊंगा, मैं थाने तहसील नहीं जाऊंगा, है ना, किसी का काम कराने नहीं जाऊंगा, अपने फैसले घर करने हो तो घर करूंगा। सब तैयार हो गए। तो मैं 1 टर्म रहा, फिर नेक्स्ट टर्म रहा था मैं। अब बाबा जी के साथ का कुछ संस्मरण बताओ, अच्छे मजेदार, जैसा आपको प्रभावित किया। तो समाधान समृद्धि को जरूर रखा, मन बिल्कुल ठंडा रहता है, कोई विचार में हचल पचल नहीं। मरने के बाद क्या होगा इस बात से भी मैं आश्वस्त हूँ। मरने के बाद मैं कैसा रहूँगा, कैसे चले फिरो करूँगा, इससे मैं आश्वस्त हूँ। अगर ये भ्रम भी है तो बढ़िया है, मरने के बाद खुलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं भ्रम है। मरने के बाद की स्थिति को भी अभी मैं महसूस कर पाता हूँ कि कैसा होगा। कैसा लगता है आपको, क्या महसूस करते हो? अब लगता है ऐसे शरीर से की फीलिंग बहुत कभी कभी रहती ना है। अच्छा, तो शरीर के बात का बाबा से सुना, तो वो बात मुझे लॉजिकली बिल्कुल सही लगी। मैंने अपने क्या चीज़? श्री राम से बात हुई, वो मेरा पिता ने कैसे कर डिलीट हो गया। बाबा से पूछा, बाबा शरीर जब हमारा छूट जाएगा तो परमाणु के रूप में क्या हो करेगा, लुढ़के करेगा, कैसे करेगा, क्या बात करता है। तो फिर बाबा कैसा रहूँगा? बोले जैसे तुम हो। बोले अब तो बाबा मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ। बोले तब भी 6 फुट 2 इंच के रहोगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे बेटा जीवन पूरा अक्ष बना के रहता है, ऐसे ही रहोगे। तो बोले बाबा चलूंगा कैसे? बोले जैसे अब चलते हो। तो बोले बाबा अब तो पैरों से चलते हैं। बाबा उसी में है ऑडियो में। हाँ वो है ऑडियो, हाँ आपको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा आपको। हाँ वो मेरे से डिलीट हो गई। ठीक, मेरे मोबाइल में थी, मोबाइल चेंज में डिलीट हो गई। हाँ भेज दूंगा। गजब बात है वो। तो बाबा पूछे, बोले अब कैसे चलते हो? बोले पैरों से। बोले पैर कैसे चलते हैं? तो श्री राम चुप हो गया। बताओ कैसे चलते हैं, आप बताओ। मन होता तभी तो पैर चलते हैं। बोले हाँ, पैर कैसे चलते हैं? मन से। शरीर के बाद भी जब मन होगा तो चलना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कैसे चलेंगे कि जमीन से 1-1.5 फुट ऊपर की फीलिंग होगी, और जैसे ही मन होगा चलना शुरू हो जाएगा। तो श्री राम ने जब बाबा स्पीड कैसे होगी? बोले स्पीड इच्छा से।
इच्छा से कहते बोले अब कलकत्ते ही करोगे तो कलकत्ता पहुंच गए, स्पीड हो गई, नहीं तो धीमी गति से जीवन चलना है। तो मुझे अभी के हिसाब से लगता है बिल्कुल मामला ये बिल्कुल ठीक बात है। मतलब इतनी बात सोचती अपने मन में लगती है कि बिल्कुल ठीक, और बहुत ज़्यादा मजे होंगे, शरीर की बाध्यता ना होगी। अपने बिराने की मुझे अब भी बहुत उससे बहुत लोग नाराज हो जाए इस बात से, यार तुमको अपने ना लगता, सब अपने ही है। हाँ, जिनके साथ जिम्मेदारी है उनके साथ जिम्मेदारी है, शरीर ना रहेगा तो फिर क्या जिम्मेदारी पूरी करेंगे, जय श्री राम। फिर तो मजा करेंगे, फिर तो कभी चंद्र के ब्रह्म पे है, कभी सूरज पे, कभी कहीं ग्रहों पे घूमेंगे, कहीं घूमेंगे। दिल बहलाने को गालिब ख्याल क्या बुरा है। ठीक बात। बाबा जी चिकित्सक भी थे, उपचार भी करते थे लोगों का, उस संदर्भ में आपका कोई उनके साथ? हाँ, बाबा से मेरी बातचीत हुई एक दिन, दोपहर में बैठे, हमने कहा बाबा ये तमाम ये सब बीमार तो आते रहे, हमें ये बताओ ठीक कैसे रहा जाए। बोले ठीक कह रहा है, तू सही आदमी है। सही को कोई ना पूछता। ठीक है, डायरी लाओ, अपनी निकाल के। मैं डायरी लाया, मैंने बताओ ठीक कैसे रहा जाए। बाबा ने बहुत चीज़ें बताई, ऐसा करो, ये खाना, ये खाना, ये खाना, वो सारे मैंने अपनाए। क्या क्या चीजें बताएंगे, याद है कुछ अभी? हाँ, सब याद है, हम प्रयोग करते रहे। डायरी है कहीं आपके पास? हैं? वो डायरी है कहीं आपके पास? हाँ, डायरी भी है, याद भी है, सब चीज़ भी, क्या खाना चाहिए, नाश्ते में क्या खाए, दोपहर में क्या खाए, सुबह को क्या खाए। और वो एक वो सौंठ और हल्दी है, वो बताई बाबा ने, उससे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया ठीक रहती है। अच्छा। कोशिकाएं मर जाती है ना, तो हल्दी और सौंठ दो हैं, सुबह को हल्दी, शाम को सौंठ। वो संस्कारित हल्दी है, संस्कारित सौंठ है, संस्कारित करते हैं हम दोनों को। ठीक। और शरीर की स्थिति ये है भाई, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरा शरीर ठंडा रहता है नॉर्मली। छू के देखो ठंडा रहे, ऐसे बोलते सब कह रहा है सही है गलत है कुछ पता ना है, लेकिन तुम छूओगे तो वो ठंडा रहता है शरीर, कहीं से छू ठंडा रहता। ये तो हथेली गर्म होगी, इधर से भी देखोगे तो ठंडा लगेगा, ऐसे ऐसे पलट के तो हथेली तो गर्म होती है, ऐसे भी ठंडा लगेगा। मुझे बढ़िया लगा, बढ़िया। कोई हलचल ही ना है दूसरा गर्म का होगा। ये क्या करें, तुम गुस्सा बहुत हो। मेरी कोई बार बार रिपीट करोगे तो क्या करूंगा बताओ। भाई गुस्सा क्षमता का प्रदर्शन है और कोई चीज नहीं है, और जब मैं नहीं अक्षम हो जाऊंगा तो चिल्लाऊंगा, क्या करूंगा, चलो भाई चुप जाओ। अच्छा, तो और एक और मुद्दा था कि जैसे बाबा जी के साथ काफ़ी वर्ष लगाए आप, है ना, 98 से लेके 2016 तक ही हो गया, तो उस बीच में बाबा जी की शैली में कोई बदलाव देखा आपने? शैली मतलब भाषा में, चीज़ों को बताने के तरीके में? ना, बाबा तो सटीक रहते थे एक पंक्ति पे। आप 50 बातें करो इधर की, जब बात शुरू होती थी फिर वहीं आ जाते थे वापस। लीक से हटने वाले व्यक्ति नहीं। आपने कुछ पूछा, बीच में कोई और प्रकरण आ गया तो उसके बाद फिर वहीं आ जाते। नहीं, वस्तु पे तो नहीं बदलाव करते थे, कोई बदलाव नहीं, पर शैली जैसे भाई पहले एक प्रकार से बताते थे, फिर दूसरे प्रकार से बताते थे, ये सब तरीके अपनाए पापा ने। हाँ, वो हमारी कमी रही। मेरी बहुत शिकायत रही सब लोगों से, मैंने सोम से भी कहा, गणेश जी से भी कहा, सबसे कहा भाई बैठ के बातचीत करो आपस में भी, क्या ये दर्शन क्यों नहीं चलने आ गए, या तो दर्शन में कोई खामी है या हम में कोई खामी है, क्या बात है। इसे चर्चा नहीं करोगे, बस शिविर करा निकलोगे लोग, 6 महीने साल भर किताब पढ़ाते रहो, कितने दिन पढ़ाओगे। धीरे धीरे लोग पढ़ने का आनंद लेने लगेंगे। जैसे रामायण महाभारत भी पढ़ते ही आ रहे हैं, आते किस समझ में आई क्या, कौन जीता है महाभारत को, रामायण को, किसको, ऐसी ये भी चलता रहेगा। पर वहाँ तो बड़े लोग बैठ के आपस में बात तो करें, आखिर ये गति क्यों नहीं दे रहा है। जीवन में जिस साथी से पूछो, हाँ भी बात पूरी नहीं है, अरे भाई तो फिर तुमको समझाते फिर रहे हो, जब किसी की समझ में ही नहीं आ रहा तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो लोगों का। भाई जब आपकी समझ में आया नहीं है और आप समझा निकल रहे हो, तो ये कौन सा फार्मूला है भाई। मेरी रुचि इसलिए ना होती कि अभी समझने के लिए लोग तैयार नहीं है, इसलिए रुचि ना होती है। मैं बकरे निकलूँ 3 दिन शिविर में, पता लगा मुझे समझेंगे तो ही ना, तो अंधे के आकर रो अपने नैन को। तो अब मेरी समझ में आया है कि जो मेरी समझ में आया उसके लिए मैं वीडियो, ठंडा मौसम हो गया ऐसे ही लेके सेट आपका व्यवहारिक बातें बताऊंगा, छोटी छोटी जो जिंदगी में काम करेंगी। और ये छोटी छोटी बातें, जैसे संबंध है, तो संबंध क्या है, संबंध कोई वस्तु है क्या शब्द है।
वस्तु है। वस्तु है। अगर वस्तु है तो उसकी कोई खुराक होगी, ऐसी कोई वस्तु नहीं है इसकी खुराक ना हो, नहीं है। खुराक से क्या अर्थ? डाइट, मतलब कुछ खाएगा, कुछ कुछ तो उसकी नीड होगी। अगर वस्तु है तो कोई ना कोई नीड होगी उसकी। मेज भी है तो उसकी सफाई होना उसकी नीड है। अच्छा। पंखा है तो उसका ग्रीस होना उसकी नीड है। अच्छा। ऐसी संबंध भी एक वस्तु है तो उसकी भी कोई नीड है। पता सब है, ध्यान नहीं है हमारा, है ना। तो संबंध की क्या नीड है, क्या क्या खुराक है? दायित्व कर्तव्य का निर्वाह या भाव निर्वाह। संबंध की एक ही खुराक है, ख्याल। जब भी देखो, जब भी आपको ख्याल करेगा अंदर से लगेगा ठंडा बनाएगा। ख्याल नहीं करते हैं, हमने ख्याल करना छोड़ दिया, हम शिकायत करते हैं। शिकायत तो आज तक किसी को ठंडक नहीं पहुंची, ख्याल से ही पहुंची है। जब भी ख्याल करोगे ठंडा हो जाएगा। जैसे धूप में रखा हुआ पेड़ पौधे को पानी दे दोगे, हरा हो जाएगा। आप किसी का ख्याल करके देखो, कभी भी करके देखो, आपका कोई ख्याल करे, आपको प्यास लग रही हो, हल्की पानी आ जाए, ऐसा बिल्कुल अंदर से तरावट आ जाएगी। अगर सारे परिवार के लोग एक दूसरे का ख्याल करने लगे, कोई मजा अलग लड़ाई हो जाएगी। ना ज्ञान हो रहा, वैसे ही ख्याल करने लगो, क्या दिक्कत है? बिना ज्ञान के भी ख्याल तो कर ही जा सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, मेरे छोटे छोटे क्लिप लोग डालने का मेरा मन है। बढ़िया। ख्याल एक डाइट है, बिल्कुल हरा होता है, और एक गारंटी है मेरी। ख्याल या परवाह? ख्याल उर्दू का शब्द है, ख्याल। ख्याल को आप एक दूसरे का ध्यान रखना, ध्यान से भी आगे की चीज है ख्याल। अच्छा। मतलब ऐसे मान लो 3 तरह के भाग्यशाली होते हैं। एक वो जो बिल्कुल गिरते, जैसे चाय मांगी कि भाई चाय ले आओ, कि दूध नहीं है। चलो दूध हम लाए थे, बोले पत्ती भी नहीं है, चलो पत्ती ले गए, है ना। फिर पता गैस भी खत्म हो गई, पहले सिलेंडर लाए कहीं से उठा के, फिर गैस बनाई, चाय पी। ये भी भाग्यशाली। दूसरे नंबर के भाग्यशाली है कि कई भाई चाय पीने की इच्छा हो रही है, चलो भाभी जी कहीं अपना चाय बना के ले। ये 2 नंबर के भाग्यशाली। कैसा होना चाहिए? पहले नंबर, हमारी इच्छा हो चाय हमारे आ जाए। ये कैसे आएगी? ख्याल से आएगी। ख्याल एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है अपने साथी का, अपने साथ रहने वाले का कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है। हम क्या ध्यान देने लगे तो पता लग जाएगा, उसे प्यास लग रही होगी, आप पाएंगे तो मस्त हो जाएगा। कंसेप्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, सामने वाले की आवश्यकता को पहचानने पे ध्यान देने की बात। ख्याल ख्याल को मुझे मेरे भाव में ही आता है कि वो क्या मतलब, क्या अंतर है? अंतर ये है कि आप किसी की आवश्यकता को पहचान रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर स्वतः ऐसी बात होनी चाहिए कि वो हम स्वतः उसकी तरफ को ये कहें ना कहें, उस तक पहुंचा दें चीज। मतलब हमारा उसके प्रति थोड़ा सा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे इनका जो मैं समझा, कह रहे हैं कि भाई आप साथ में रहते हैं तो हमको ये पता रहना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति की क्या आवश्यकता किस समय होती है। हाँ, तो उसको ध्यान दे। हाँ, हमारा ध्यान कंप्लीट सिस्टमेटिक की बात ही तो कर रहे हैं। कंप्लीट ध्यान बना रहेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, कंप्लीट हमारा साथी के प्रति ध्यान बना रहेगा। हाँ, तो पर्टिकुलर उस टाइम को से मैं ख्याल कह रहा हूँ, जब उसकी वो नीड हो उसकी पूरी कर देंगे। और दैट इज कॉल्ड ख्याल। बिना कहने की जरूरत पड़ी तो मतलब ही खत्म हो गया। कहने के बाद हुआ तो दूसरे नंबर के भाग्यशाली। बिना कहे मिले पहले नंबर के भाग्यशाली। आपकी चाय की इच्छा हो और कहीं से अचानक चाय आ जाए तो ऐसा लगा वाह क्या बात है। बाबा कहते थे कभी कभी क्या बात है। तो मेरे से भी कई लोग कहते थे बाबा खुद भी आप कहते रहे हो क्या बात है। बोले बेटा और क्या करूँ, जीवन में इतनी बड़ी बात होती है तो यही निकलता है क्या बात है। खुद की बात के प्रति भी कहते थे क्या बात है। हाँ, बहुत कहते। तो मैं ये कह रहा हूँ एक इतनी शानदार चीज हमारे आंखों के सामने से निकल गई और हम देखते रह गए। बाबा का अभी भी रिकॉर्डेड मौजूद है। बाबा ने कहा है कि समझने के लिए भी किसी समझे हुए व्यक्ति की जरूरत है, किताब नहीं समझाएगी आपको। और सारे समझाने वाले कह रहे हैं अभी चल लाइन में लगे हैं। पूछिए, मैंने सबसे पूछी है कि घर से। अभी वो सिविल लेने आए, क्या नाम है उनका, कौन है वो,
अरे सब आते ही नहीं, योगेश योगेश सब पूछे भैया क्या हाल है, पार लग गया? कहना भैया लग रहे हैं, सब लगा रहे हैं। आ जा भाई धक्का मुक्की में, क्यों नहीं बढ़िया आ गया, है ना। मेरी अपनी समझ में जो बात आई है, जो जितना मैं ऑब्जर्वेशन कर पाया हूँ, हम बाबा से उम्मीद लगाते रहे क्या बाबा बताएं कैसे फलित होगा। बाबा को पता नहीं था, बाबा को पता होता तो फलित कर देते। बाबा ने भी हिट एंड ट्रायल करे, कोशिश करी, ऐसे करो ऐसे कैसे करो। ये हमें सोचना चाहिए था, ये क्यों आगे बात नहीं बढ़ रही है, ये बाबा की जिम्मेदारी नहीं थी। हम बाबा से पूछते रहे बाबा ऐसे करें ऐसे करें, फिर उसी मंत्र को लगाते रहे, पहले ये बताओ, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो। बाबा ने भतेरे जुगाड़ लगाए, अभ्यास पूर्वक, अध्ययन पूर्वक, फलाना पूर्वक, अब उसी में लट गई गाड़ी। एक साक्षात व्यक्ति सामने से निकल गया, जूं देसी। अनुभव की रोशनी क्या है? बाबा कहते थे अनुभव की रोशनी में अध्ययन होगा। अनुभव की रोशनी क्या है? जैसे टॉर्च की रोशनी होती है, सेम अनुभव की रोशनी होती है। जैसे टॉर्च की रोशनी में हम वस्तुओं को देखते हैं, ऐसे ही हमें अनुभव की रोशनी में वस्तुओं को देखना चाहिए था। दिखाने वाला अनुभव पूर्ण व्यक्ति होता, तभी तो हमें दिखता। अनुभवशील निकल गया हमारे हाथ से, अब बात रहेगी, करते रहो। और ये दर्शन जब तक नहीं बढ़ेगा आगे, मेरे गारंटी है, जब तक जो पुराने लोग नहीं बैठेंगे कि आगे बात क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, एक दूसरे रास्ता काटते हैं। हाँ, और जीवन विद्या से ज्यादा बेवफा किसी फिलोसफी में नहीं दिखे मुझे आदमी। राधा स्वामी मिल जाएंगे, दूसरे राधे राधे करेंगे, 10 फोन आएंगे। यहाँ कोई किसी बस जब मिलेंगे सामने गले मिलेंगे, उसके बाद खत्म। कौन मर गया कौन जिंदा किसी को नहीं पता। मैंने फोन बंद कर दिया, मैंने कहा इतने बेवफा आदमी से क्या बात करनी। हाँ, कोई वापसी कोई नहीं कुछ। इसकी भी मुझे समझ में आती है। इसकी प्रॉब्लम ये है, 2-4 शिविर करके किताब पढ़ के लगता है तो समझदार हो ही गया, अब तो क्या जरूरत है, और भी जरूरत है तो उससे आके मिलेंगे। अरे इंसान तो धरती में मिलोगे तो सही, जागृत लोग न मिलेंगे, कभी परंपरा हो जाएगी तो लोग व्यवहार न करेंगे आपस में। तो ये दर्शन जब भी बढ़ेगा आगे, फाइनली बता रहे हूँ कि जब तक पुराने लोग नहीं बैठेंगे कि क्यों नहीं बढ़ रही, तुम्हारी समझे क्यों नहीं आई ये बात, ये कब तक कहोगे। अब सबके पास बहुत टाइम ही नहीं बचा है, 5-10 साल सब निपटने शुरू हो जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगी तो कौन समझ में आओगे। भाई हमारी पीढ़ी के लोग सब 60 के ऊपर आ लिए जी। हाँ, फिर कब समझोगे मनने के बाद? फिर तो सब बाबा खुद क्या कह रहे थे कि अगर मुझे अगला जन्म विद्या के संपर्क में नहीं आया तो मैं भी भूल जाऊंगा। तो तुम्हें कहाँ से याद रह जाएगा? ताऊ को याद ना रही तो हमें कहाँ से याद रह जाएगी। बाबा कहते थे ना कि अगर मेरा जन्म किसी ऐसी जगह हो गया जहाँ विद्या की बात नहीं हुई तो धीरे धीरे भूल जाऊंगा, और संपर्क में आया तो वापसी याद आ जाएगी। तो हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ये बताइए कि आपने मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन किया, तो पुराने दर्शनों के साथ इसका क्या तालमेल देखते हो? बस मेरा यही फायदा था, मेरे पास कोई पुराना कबाड़ नहीं था। उसके लिए हमारे दोस्त हैं ये कूड़ा घर है समझदारी का, इन्होंने सब पढ़ रखा, कुछ जरूरत की बात पूछनी हो तो हम इनसे पूछ लें। हमने कुछ नहीं भरा अपनी खोपड़ी को, हमारा किसी दर्शन से कोई लेना देना नहीं। लाइट जल जाएगी, ठीक। तो क्या बोल रहे थे आप? पुराने दर्शन आपके पास सूचनाएं नहीं थी? हाँ, पुरानी कोई गंभीर सूचना नहीं थी। हाँ, जो पूजा पाठ के कार्यक्रम थे वो मैंने गंभीर करे। अच्छा। हाँ, मुझे लगा कि भाई दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए, तो हम निर्जल रहे, अतिवादी टाइप का तो आदमी रहे, हमें कुछ ना कुछ निकले ना, निकलता था मैं छोड़ देता फिलॉसफी को, पक्की बता रहा हूँ मैं कौन से रहा था। जब समझ में नहीं आया, फिर क्यों लग रहा है कुछ और ढूंढो, क्यों पढ़ रहे जीवन विद्या के पीछे। तो क्या कह रहा था ये मतलब बाकी दर्शनों की सूचना नहीं थी? हाँ, बाकी दर्शनों की बहुत गंभीर सूचना मेरे पास नहीं थी। मुझे तो बाबा मिले और मुझे लगा ये समाधित व्यक्ति है, मैंने चलो जो कह रहे हैं ये ठीक है, बेकार दिमाग ही ना लड़ाया हमने आगे पीछे का। ना हमने कोई प्रश्न पूछा, हमने काम का ही पूछा, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा, बस। कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं थी कि भाई उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद मेरा मामला इसलिए आर पार हो गया कि था नहीं। आपका बाबा के साथ कैसा रहा? मेरा तो देखो कमरा, मेरा तो
हाँ, मैं पूछ रहा था मेरे इधर। बाबा बताने की भी ना ना इतना ही, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं पूछा, इतना ही पूछ रहे कि बाबा से मुलाकात तो आपकी भी हुई होगी, हाँ, तो उनका कैसा लगा उनके साथ आपको? उनके साथ ही जैसे जो भी बात कहते तो अच्छी लगे। अच्छा। जैसा पूजा पाठ ये सब भी खूब करे हुए मेरे, तो अच्छा उन सब में अच्छा लगे। अच्छा। और उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी चीज लगती है आपको जो आपको खूब प्रभावित करी, या कुछ इस प्रकार की चीज? उनका स्वभाव कैसा लगता था? सुबह अच्छा लगा था। और एक चीज और थी, हाँ। बताती हूँ मैं, मतलब अब मेरा अपना हुआ। बाबा ने मुझसे एक बार ये कही थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहे, बोले तेरी बीमारी ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब भी मैं कभी बीमार हूँ ज्यादा और मैं बाबा का ध्यान करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। अच्छा। और वो मैं ठीक, मैं एक बार बहुत बीमार हुई, ये भी रात को कह रहे थे, किसी डॉक्टर ने गोली दे दी, लेकिन वो जो है तबीयत ज्यादा खराब है, सुबह तक क्या होगा, इतनी हालत खराब हो रही थी, पूरे शरीर में चींटियां चल रही थी और ब्लड प्रेशर ठीक था। तो मुझे पूरी रात बाबा ऐसी सिरानी के पास खड़े दिखाई दिए। अच्छा। हाँ, और जबकि मुझे होश नहीं था, ये भी सुबह को ये कह रहे थे, इन्होंने 2-4 बार हिला के देखा तो मैं सूं कर रही थी बस, मतलब मुझे ज्यादा होश नहीं। और आज भी मुझे ऐसा ही है अच्छा। मेरे साथ, मतलब कहीं से कोई डॉक्टर अच्छा मिल जा, कोई दवाई मिल जा, कहीं से भी मतलब कुछ भी हो तो काफी तो मतलब वो देखते हैं प्रेम। बढ़िया। तो मेरे लिए तो यही इतना ही बहुत है। अच्छा, ये और पूछो इनसे, जो कुछ मैंने कही है वो ठीक कही है या वैसे ही? हाँ, वो तो आप पूछ ही रहे हो। ना भैया रिकॉर्ड हो रही है तो ये पूछो ना भाई। खींची, हाँ हैं? किसी काम में मैंने इनकी टांग पीछे हाँ, नहीं खींची। ठीक बात। मैंने सेव कौन करा सब चीज। हाँ, सही हर बात चीज है। में करके देख लो। हाँ नहीं, चाहे खेती करी, कुछ भी करा, कहीं आंदोलन करे, कुछ भी, मतलब खुद मैंने अपने आप को बहुत काम करा, लेकिन इनसे कुछ ना बोली। मैं कह रहा हूँ ये पूछ लो जो मैंने कही है ऐसा ऐसा ही है कि वैसी कुछ बनावटी बात कर रहे हो? ना ना ऐसा ही है। हाँ, जो भी बोल रहे हैं ना, हाँ नहीं, वो तो सामने ही हो रही है बात। वो तो कुछ होती तो बोल ही देती हूँ। ना कभी कभी पीछे पीछे मर्यादा रखे हैं फिर कहेंगे कि वो ऐसे ना थी, ऐसे ऐसे कह रहे थे। लेकिन बाबा का मेरा पक्का हो, ये बाबा कहते थे कि मैं बिना शरीर के भी प्रेरणा दूंगा, वो बिल्कुल सटीक। अच्छा, ठीक, बढ़िया। उससे तो जो वादा करा है वो मेरा वादा पूरा कर किया, रहे हैं। ठीक बात है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी क्या चीज सही बात है। आप तो गए हुए भी 8 साल हो गए है, गए हुए भी 8 साल हो गए, शरीर छोड़े उनको। शरीर से। हाँ, हाँ ये वाली तो बात हो गई हमारी। तो पूरे मध्यस्थ दर्शन को आप जो देखते हो, है ना, बाबा की यात्रा को भी देखते हो, दर्शन को भी देखते हो, तो क्या लगता है आपको, क्या संदेश है इस दर्शन का? आपको, आपके हिसाब से क्या करने लायक काम है, या क्या संदेश है, क्या इसको कैसे आगे ले जाया जाए? उसके लिए तो मैंने बताया, जो पुराने लोग जब तक नहीं बैठेंगे जब तक बात बनती मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि पुराने लोगों को ही भरोसा कर रहे हैं लोग, जो जिसे चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, फिर भी पुराने चेले ढूंढते ही हैं, वही पुराना आदमी जो कह रहा होगा तो ठीक ही होगी। अब पुराने ही बहुत सपाचर दिखाई दे तो लोगों का मनोबल टूटता है कि भाई ये क्या होगा। अब एक संधू जी हैं वहाँ के हरियाणा के, एक दिन उनका फोन आया कि साहब मैंने 6 महीने का भी शिविर कर लिया, सबके शिविर कर लिए हैं, और किसी ने आपका नाम बताया, तो आप बताओ मेरी बात समझ में आ सकती है? मैंने कहा हाँ आ सकती है। क्या आप जिम्मेदारी लेते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेता हूँ। बोले कैसी जिम्मेदारी लोगे? मैं 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दो तो तुम्हारी समझ में बात आ जाएगी। आ जाएगी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। तो बोले बताओ आप क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा आपने अपना परिचय दिया कि मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रखा है, परिवार की मेरी जिम्मेदारी पूरी है, ऐसा है कि नहीं है? मैंने कहा ठीक है। बोले हाँ ऐसा ही है। तो बोले मैं आ जाऊँ 8 दिन के लिए? मैंने 8 दिन के लिए नहीं, आपके घर में जो व्यवस्था हो, 13वीं की हो, 13 ब्राह्मण की करनी हो, घर वालों से कहो कि भाई आज के बाद मेरा तुम्हारा संपर्क समाप्त। 13 ब्राह्मण खिलाओ, 13 खिलाओ, खाली संकल्प करे आओ, एक जोड़ी कपड़े और मेरे हाथ तक का किराया लेके आ जाइयो, मेरी गारंटी है आपकी समझ में बात है। तो थोड़ी देर तो बोले ना। मैंने पूछा हेलो, तो
बोले हाँ जी ये तो बड़ा मुश्किल है, तो मैंने कि समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इतना करने का मन हो तो आ जाओ। तो बोले मैं 2-4 दिन के लिए आ जाऊँ, मैंने कहा दावत खाने आनी है तो मेरे पास आ जाओ, मिलेगा कुछ नहीं, मैं तुमसे भी सिल्लर जीता बोला हुआ, तुम्हें भी लगेगा यार ये तो ऐसे ही। आर पार होना है तो त्याग आओ। मैंने कहा बुद्ध अगर घर नहीं छोड़ते तो कभी गौतम बुद्ध नहीं बनते, सिद्धार्थ ही रहते। तो वो बुद्ध इसलिए नहीं बने, उन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन घर नहीं छोड़ते तो बुद्ध नहीं बनते। कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, फ्री फंड में इतना बड़ा दर्शन तुम कर लोगे पड़ेगी भाई, ऐसा नहीं करने की बात। बिल्कुल मेरी समझ से तो बिल्कुल करेक्टर चेंज हो जाने की बात है, बिल्कुल आप बिल्कुल वैसे ही जीने लगो। ठीक है, ये तो मुद्दा हुआ कि सीनियर लोग को बैठ के कुछ बातचीत हाँ करनी बातचीत पड़ेगी, करके कुछ निकल सकता है, नहीं तो वो तो अभियान को लेके हो गया। लेकिन आपके हिसाब से जैसे आप अभी भी कुछ ना कुछ सोचते ही होंगे कि इसको व्यक्तिगत रूप में कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। व्यक्तिगत कोई मजबूत आदमी मिलना चाहिए, इतना मुझे लगता नहीं कोई इतना मजबूत है कि जीने के लिए तैयार। जीना अपनी तरफ से चाहता है, बात है कितनी कर लो, जीने ही बदलना पड़ेगा। उसी फ्रेम में रहेगा तो ठीक है, निकल आएगा तो फिर वही। तो मध्य दर्शन की रोशनी में जीने का स्वरूप कैसा होगा आपके हिसाब से? समझ में आएगा तो वैसे जीने ही लगेगा, उसमें क्या दिक्कत रह जाएगी। नहीं, उसमें कुछ बदलाव के रूप में कुछ अगर संकेत देना चाहें लोगों को हम कि भाई क्या क्या अंतर दिखेगा? वो तो एक फीलिंग है, उसे कैसे बताया नहीं जा सकता। वो तो जब कन्वर्ट हो जाएगा तभी होगा, उससे पहले तो अभ्यास कुछ नहीं होगा। अभ्यास का तो कोई एक्सरसाइज थोड़ी करनी है, कोई व्रत का अभ्यास थोड़ी करना है। समझना और जीने का अभ्यास करना है। मैं जीवन हूँ, शरीर मेरा साधन है। समझना है, जीवन पद प्रतिष्ठा में स्थापित होना समझना है। जीवन पद प्रतिष्ठा में स्थापित होना ही समझना है, उससे कम में कोई समझना नहीं। दृष्टा पद प्रतिष्ठा, जीवन पद मेरी समझ में यही आया है, जीवन पद प्रतिष्ठा में स्थापित हो जाओ। मैं जीवन हूँ, बस शरीर मेरा साधन है, ये मतलब सेट हो जाए, बिल्कुल हिले डुले नहीं। बाबा एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, है ना, अनशेकेबल स्टेटस। ऐसा स्टेटस जो हिले ना, ऐसा हो जाए। हिलना डुलने तो फिर वो स्टेटस नहीं है, तो खाली स्टेटस है। स्टेटस तो बदलते रहे लोग, आज कोई लगा दिया, कल कोई लगा। अनशेकेबल स्टेटस, जीवन पद प्रतिष्ठा में स्थापित होना, अनशेकेबल स्टेटस। वो स्टेटस वैसे ही बना रहा है, अगर वैसे ही बन रहा तो मामला पार हो गया। अभी चकारसी गया था मैं, तो विक्की पूछने लगी, मैंने कहा तेने तो बतेरे शिविर करें, दुनिया के काम करें, आप बताओ कुछ। देख मेरे पास भी पूरा अभ्यास नहीं है, लेकिन कुछ करके देख। मैंने लोग व्रत रहते हैं, नहीं रहते हैं। एक दिन तुम निर्णय कर, आज मुझे जीवन के रूप में रहना है पूरे दिन, और सबसे कहते मैं आज बात नहीं करूंगी, नीचे निगाह करके रहो, ट्राई करो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, धीरे 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 करके। ये तो कब फूल खिल जाएगा पता नहीं लगेगा, तो जिस दिन खिल जाएगा फिर तो हो जाएगा, करना थोड़ी है। फिर जितना किताबों में लिखा गया है वो होने वाली बात है, करने वाली थोड़ी है। कर तो सकते ही नहीं आप अभ्यास पूर्वक। आप अभ्यास पूर्वक ज्ञानी का अगर एक्टिविटी कर लोगे तो कहीं ना कहीं रपट जाओगे, हो ही नहीं सकता हूँ। कैसे जोड़ोगे मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, गीत गाते रहो, कैसे होगा? वो तो जब तक वो व्यवस्था ना हो जाए तब तक मामला चलेगा थोड़ी। ये जो वांग्मय को कैसे देखते हो आप, जितना पुस्तकें बाबा की हैं और ये सब? देखो वांग्मय मेरी समझ में तो बहुत काम करेगा नहीं। अच्छा, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक आदमी हूँ नहीं, पर मैंने किताबों पढ़ा है। बाबा ने बार बार एक ही बात को सौ घुमा घुमा के वही लिखते रहे। खुद ही कहते रहे 4-5 बातें, उस बातों को ही तो लिखा सारी किताबों में, और क्या लिखा? 5 बातें, मैं जीवन हूँ, शरीर मेरा साधन है, जीवन में जागृति है, और बाकी वस्तुओं में विकास, क्रम विकास, इतनी सी जीवन विद्या है। उसे कितनी किताबों में लिखवा लो। पर लिखे हैं ना, मतलब बहुत किताबें वही लिख के गए हैं।
अब देखो हम उनके बारे में क्या उंगली उठा सकें, लेकिन एक बार को बहुत बार लिखा है हमें। हाँ ये बात ठीक है आपकी, कई बार लिखा है, पर उसकी कुछ ना कुछ तो उपयोगिता होगी। उससे कंफ्यूजन हो गया, मेरे समझ में तो कोई इफेक्ट नहीं लग रही। भैया के हिसाब से ये है कि जागृत मनुष्य चाहिए, तभी समझने समझाने का काम ठीक ढंग से नहीं चलेगा। हाँ, हमने गलती कर दी, बाबा का साथ छोड़ दिया। मैंने बड़े भाई साहब से कई बार कही, मैंने कि यार क्या करा करो, ये दुनिया समझने आ रही है, 20 घर में बैठ के पूजा करा करो, सभी बैठ के, बाकी लोग क्या समझते होंगे। मैं आपके प्रति कोई समझदारी का भाव तो आया बाबा ही जी ना। को आपने पूजा पाठ करते देखा कभी? ना, अच्छा। बाबा जी कई घटनाएं देखी। बाबा जी का जब पोता खोया, हाँ तो कंचनवीर हमारा जिस मामले में उस्ताद है, कुलप्रीत हाँ। भेजी हाँ। कि जा। फिर कुलप्रीत से पूछा मेरे सामने, बाबा की स्थिति क्या है? सामान्य है। क्या लगता है? जैसे ढूंढने जाते हैं, कहते हैं आ जाएगा अपने आप, ज्यादा ढूंढने की कोशिश मत करो। और बाकी सामान्य उनकी जैसी दिनचर्या से रहती है। कंचन का ठीक है, पर उनने भी एक आध कमी निकाल ली। बाबा मैं ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। अरे मैंने कि भाई मनुष्य शरीर में है, तो बाबा के ज्ञान को करो, है ना। तुम्हें जो ज्ञान लेना है वो लो, यार की यारी से मतलब रखो कि अब हमें कुछ पढ़ रहे हो, तो कुछ लेना है वो लो। जागृति का ये हमसे कहते हैं तुम्हारी खाएगी वो तैयारियां, तुम भी हमारी तरह गुस्सा हो। मेरे क्या करेंगे तुम, जब बार एक बात कहोगे तो क्या करेंगे, भी मजबूर हो गए। तो क्या होता है, सामने वाले को लगता ना है कि हम बार बार ना करें, हम तो कभी कभी कहें। आखिर में कोई और बात जो आपको लगता है इस संदर्भ में आप रखना चाहें? भाई बहुत गंभीर समय है ना। दर्शन औपचारिक रूप में रह जाएगा अगर बात नहीं बड़ी बात है। सारे लोग थक जाएंगे, कब तक आएगा। ठीक बात। खुद भी जब तक समझ में नहीं आई, छटपटाहट तो है ही सभी के मन में कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं हुआ ये मामला। जबकि आप जैसे लोग, त्यागी लोगों ने कराया, हम तो घर में रहे, हम तो मौज मस्ती में रहे, हमने तो कोई पहाड़ भी न तोड़े हैं। भाई आप लोगों ने तो घर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, दुनिया में काम कर दिए। भाई सोम यहाँ छोड़ के वहाँ जाए बसे, 7 दिन 20 साल बाबा के साथ आए के लग लिए। तो आप लोगों के सामने हमारा प्रयास तो बिल्कुल ऐसा समझो तिनका, हमने तो कोई स्पेशल थोड़ी करा, हमने ऐसा गए, बाकी अभी काम भी करते रहे। तो आप लोगों को ज़्यादा रियलाइज होता होगा यार इतना टाइम लगाया, तो बात बननी चाहिए। खैर मैं तो आपकी श्रेणी में हूँ, मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं। अच्छा। घर परिवार के साथ रहते हुए उसी हाँ, तरीके से। हाँ। अब जैसे श्याम है, इन्होंने भी मतलब छोड़ने का मतलब अपनी इच्छा है, वैसे कैसे रहो। लेकिन लॉन्ग टाइम बाद तो एक एहसास फीलिंग आएगी। अब जैसे साधन है, चलो वो तो अच्छा हुआ वहाँ पहुँच गए, हाँ बहुत मिला चलता रहेगा तो जिंदगी कट जाएगी। कहीं अकेले रह रहे होते तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती। फिर बाबा कहेगा मानव तीर्थ में रहेंगे, तो जब तक उनकी मान्यता बनी रहेगी अपना टाइम जिंदगी कट जाएगी, ना तो बहुत दिक्कत आती। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा हमारी तो करने भाई के ऐसी लिए। साधारण सी बात है। हाँ अपनी भी तो बता दो कुछ। हाँ अपनी बात तो बता रहा हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने सभी से पूछा, तो शिविर लेते थे कि भाई मैं स्वयं को समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ पाता हूँ, इसका मूल्यांकन मैं बाबा से कराऊंगा, आप लोग मेरी समीक्षा करो। तो किसी ने कोई उत्तर मुझे नहीं दिया। फिर मैंने एक शादी का कार्ड लिया, हमारे स्कूल में एक लड़का था, उसका राइटिंग सन की बात होगी। सन तो याद न रहती मेरे, कौन सी सन थी, लेकिन बाबा के जाने से 6-7 साल पहली बात है। 2009-10 हाँ। 10-11 के आसपास की बात। हाँ हाँ हाँ। अपने कार्ड तो मैं कार्ड पे उसका राइटिंग अच्छा था, मैंने अपने हाथ से लिख के दिया, मैं तुम बढ़िया से लिख के दो। मैंने उसमें लिख के दिया, मैं स्वयं को समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ पाता हूँ, उसको प्रमाणित करने का कार्य कर रहा हूँ, और बाबा जी आपसे निवेदन है कि मेरा मूल्यांकन करें। मैंने वो सुबह ही जाके उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया कार्ड। देख के बड़े खुश हुए, वाह साधो इसे फाइल में लगाओ और मैं तुम्हारी जांच करने आऊँगा। तो मैंने इसके लिए तो हम आए हैं,
बोले मैं घर आऊँगा जांच करने। ठीक है साहब। अगले साल, उसी साल हम बैठे थे हॉल में जाके, तो बाबा जी और मैं ही थे इत्तेफाक से उस तख्त के ऊपर। तो सारे लोग कह रहे भाई महिलाएं इधर बैठ जाओ, पुरुष इधर बैठ जाओ। तो मुझसे बोले अशोक, ये अभी स्त्री पुरुष से ऊपर ऊपर नहीं हो रहे हैं, इस दर्शन को समझेंगे, इस दर्शन की पवित्रता बचेगी भी कि नहीं। तो मैंने कहा बाबा आप सिखाओ, आप भाई आपके कहने को मानेंगे, हम मेरे कहने को थोड़ी मानेंगे। आप इनसे स्पष्ट करो कि भाई स्त्री पुरुष का भाव दूर करो, तब बात बनेगी। मेरे कहने तो, लेकिन वो शांत हो गया। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो अगली बार मेरे मन में आया कि यार बाबा को पीड़ा है कि मेरा दर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर मैंने अगली बार लिख के दिया कि मैं स्वयं को समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ हूँ, और पूर्व में आपसे आग्रह किया था, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके दर्शन की पवित्रता बची रहेगी। इतना लिख के बढ़िया। तो मैंने कहा बाबा बताओ, आप तो आए नहीं। तो बोले व्यस्तता रही, कुछ स्वास्थ्य का था। तो मैंने कहा बाबा आप ऐसा करो, यहीं चेक कर लो। तो बोले नहीं मैं आऊंगा ही। फिर मैंने कहा बाबा किसी को भेज दो। तो बहुत तेज नाराज हो गए, उसका नाम बताओ कौन, किसको भेजूं मैं। मैंने कहा बाबा अगर मुझे पता हो तो मैं खुद ही कहलाता, कभी तुम आ जाओ मेरी जांच करने के लिए। कोई नहीं है अभी, तुम्हारा मूल्यांकन करने के लिए अभी कोई नहीं, मैं ही आऊँगा। तो मैं थोड़ा जिद्दी था सही। मैंने कहा बाबा आप आओगे नहीं, हमारा मूल्यांकन होगा नहीं, आप पे जो भी मीटर नहीं देख लो लगा के। चलो ठीक है बैठो बात करेंगे। खैर वो बात उससे पहले थी, सभा से पहले। वो 14 अक्टूबर की सभा हुई, तो सब लोग बैठे हुए पूरे हॉल में। सबसे पूछा हाँ भाई सब ने अपनी जागृति की स्थिति बताओ। तो गणेश जी ने, मुझे याद है गणेश जी का कभी बाबा मैं अभी तक स्वयं को बोध की स्थिति तक पाता हूँ, अभी अनुभव नहीं हुआ। हाँ बाबा पूछा अनुभव बताओ। और कोई, वो दूर कोने में बैठा था, मुझसे बोले अनुभव हुआ है। मैंने कहा एक प्रश्न का उत्तर दो। बहुत दूर थे, बहुत तेज से बोले। मैंने कहा पूछो। बोले ये बताओ अनुभव को अनुभव से ज्यादा बताया जा सकता है या कम। मैंने हाथ उठाएगा कम। बोले बिल्कुल सही। फिर वो देखो ये सही उत्तर दे रहे। 3 बजे मेरे रूम में आके मिलो। ठीक है। फिर वो अंजनी, वो ये इंदौर वाले हैं ना, अजय दाई में इनकी पत्नी ने उसे कुलकुलाया, तो वो खड़े हो गए कि बाबा मैं भी। हाँ। तो बाबा बोले बैठ जाओ उसे कुछ पूछना, बैठ जाओ। और कोई। ये कहानी तो ऐसे होकर नहीं बैठ गई। अब वो हमारा फिर दोपहर को हम न कि 3 बजे हाँ बताओ क्या समझना है, कुछ और समझना बाकी है। बाबा लग रहा है मैं तो ठीक है मामला। फिर कैसा लगता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल चकाचक है मामला। ठीक है सुबह 4 बजे मिलो। ठीक है। हम सोए उठ गए साहब 3:30 बजे, और 4:05 से पहले गेट के सामने खड़े हो गए, घड़ी देखते रहे 4 कैसी बजे। जैसे 4 सेकेंड हुई हमने गेट खोल के पहुंच गए। बाबा जग रहे थे, अकेले ही थे। और बताओ और कुछ जानना है। तो मैंने बाबा अब तो कोई प्रश्न बाकी लगता नहीं है मुझे। ठीक है क्या करना चाहते थे। मैंने कहा बाबा मेरा मन ये कि कोई जीवन से जब शरीर ग्रहण करता है तो गर्भ अवस्था से ही उसे समझाने की कोशिश करें। बोले नहीं ये कुछ नहीं। फिर विधानसभा लोकसभा को समझाओ। विधानसभा लोकसभा को समझाओ। मैंने कि आपका मतलब MP MLA से। हाँ। अरे मैंने बाबा आप तो बहुत दिन से गए ना हो संसार में, वे जितने परेशान है ना, जितने पागल हैं, उन्हें तो खुद को समझने में बहुत टाइम लगेगा। मैं हमारी बात का सुनने टाइम भी होगा तो यहाँ कान पे निकाल देंगे। नहीं उन्हें समझाओ।
तो मैंने कि चलो बाबा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, फिर कुछ नहीं समझे हो तुम। तो मैंने कि ये क्या बात हुई, MPM ने समझा, मैं तो समझ गए या नहीं समझे नहीं है। फिर मैं सोची यार लड़ने से तो कोई फायदा नहीं, ठीक है संसार को समर्पित करो जो समझना है, ठीक है। हम पैर छुए चले। हमें मिले सोम और बागड़िया जी। हमने कि बाबा ये कह रहे भाई लोकसभा विधानसभा को समझाओ, इसका क्या मतलब है कि भाई विधानसभा इन्हें MP-MLA को समझाने को कह रहे हैं। मैंने कि भाई बाबा बहुत दिनों से संपर्क में नहीं है इनके, वैसे दूर से देख लिए होंगे, जितना कठिन बवाल इनकी जान कोई, इनसे ज़्यादा तो परेशानी कोई ना है, इन्हें कैसे समझा लेंगे हम। तो सोम कहने लगा नहीं बाबा कह रहे हैं तो इसमें कोई सार है। तो हमने कहा भाई साहब इसके लिए नहीं आए हम यहाँ कि बाबा की बातों में सार ढूंढें, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए आए हैं, सीधी सीधी बताओ, सार नहीं समझते। बाबा ने कहा गुड़ ज्ञान है तो बताओ, हम इशारा कुछ ना समझते हैं। चलो ठीक है अब अपनी यात्रा, अब आगे क्या करना बताओ, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी हो जाएगा, इतनी बात तो भैया। फिर धीरे धीरे जब भी गया, जब बहुत स्वास्थ्य खराब था, मतलब लास्ट सम्मेलन था, मैं गया, मुझे देख के बोले 3-4 इशारे हुए। हाँ फिर मैंने एक बात और बाबा से हुई थी। एक बार मेरा रिजर्वेशन था बाबा के पास जाने का, तो उस रिजर्वेशन के टाइम पे ही अखबार में न्यूज आई। हमारे मुरादाबाद शहर में एक मिठाई की दुकान होती थी, उससे मैं व्यक्तिगत थोड़ा सा परिचित था। उसमें न्यूज़ था कि ये वो व्यक्ति पैरालिसिस हो गया था और व्हील चेयर पे था, तो उसने व्हील चेयर पे जाके ड्रॉज में रिवॉल्वर निकाल के सुसाइड कर लिया। उन्हीं दिनों हमारी मैडम के पिताजी की तबीयत खराब हुई, वो भी पैरालिसिस हो गए। कंचन ने बहुत सेवा करी थी उनकी, लेकिन वो उसी कैलिबर के व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने सुसाइड करा। अगर उनके हाथ पैर चल रहे होते तो कुएं में कूद जाते। मतलब मैं उन्हें इतना जानता था। मुझे लगा यार चलो वो तो उनने सुसाइड कर लिया, व्हील चेयर पे था, और ये चाचा जी क्या कह रहे हैं अगर इन्हें चांस होता तो ये बिल्कुल पड़े ना रहते। तो हमारे मन में बिल्कुल तूफान मच गया। हमारे दिन में यही सवाल था कि बाबा से पहले यही पूछेंगे, बाकी तो गया बात करने। हम गए बाबा के पास, तो हमने कहा बाबा एक सवाल बताओ हमें। हाँ पूछो। हमने पूरी घटना बताई, कैसे एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था, और कंचन के पिताजी भी इसी कैलिबर के हैं। उन्होंने कभी रोग नहीं देखा, कभी बीमार नहीं हुए, और बहुत दृढ़ निश्चय से गए थे कि अगर वो चलते फिरते होते चाहे उन्हें कुएं में कूदना पड़ता, वो ऐसे नहीं जीते पड़े हैं। तो मैंने बाबा ऐसी कोई तरकीब बताओ, हमारे बस की नहीं है ये मामला, कैसे होगा। तो 2 मिनट रुके, फिर बोले आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हमने सोची हमारे साथ क्यों ना होगा बाबा, कि नहीं, जीवन जागृति के बाद ऐसी स्थिति नहीं होती है। जीवन अपने शरीर का मूल्यांकन कर लेता है, और जब लगता है शरीर नहीं चलेगा तो निर्णय पूर्वक छोड़ दे। तो मैंने हम ऐसा करेंगे, बोले हाँ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमने सोची यार ये और भी पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है जो मैंने लिख के दिया, तब तक तो कुछ एहसास भी ना था ज़्यादा। तो फिर मैंने फिर अगले दिन मैंने पूछा बाबा ये बताओ हमारी बात समझ में आई है नहीं आई है। तो बोले प्रमाणित करो। हमने कहा बाबा हम अपना मूल्यांकन किससे कराएं, प्रमाणित तो जब होगा, लेकिन आप ये बताओ हम इतने दिन से आ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, उससे हमारी बात समझ में आई नहीं आई। तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम उससे मूल्यांकन कराओ, ये हमारा मूल्यांकन कौन करेगा। तो सीधे वो बोले मैं करूँगा। तो करो बताओ। तो बोले वस्तु के रूप में तुम्हारी चीज़ समझ में आ गई, अभी और थोड़ा पुस्तकों को पढ़ो, अध्ययन करो, ठीक है तुम्हारा। तब तक मुझे एहसास हुआ ना, मैंने कि चलो बाबा कह रहे हैं तो ज़्यादा कोई ठीक बात कह रहे होंगे। ये उसके कई साल पुरानी बात है जब मैंने लिख के दिया था। तो हाँ तभी मैंने कहा फिर बाबा फिर आप भी ऐसे करोगे, निर्णय पूर्वक सही छोड़ दोगे कि हाँ जब लगेगा शरीर नहीं चल रहा है तो निर्णय पूर्वक छोड़ देंगे। तो शायद जब बाबा का वो हुआ था, जब वो
श्रद्धांजलि सभा थी, तो उसकी कहीं रिकॉर्डिंग हो तो होगी शायद उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, पता नहीं। हाँ। उसमें मैंने कही थी, मैंने बाबा आप धोखा देकर चले गए, हम हमारी बाप की ये बात तय हुई थी, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप यहीं कहीं हो। हाँ? तो आपने गड़बड़ करी, हमें बताया कि चुपचाप निकल गए बता के जाना चाहिए था लेकिन आप चिंता मत करो, आपकी जो ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ये जिम्मेदारी मैंने पहले भी ली थी और अभी स्वीकार करता हूँ, और मैं आपसे यही मान कर रहा हूँ आप वहीं कहीं बैठे हो। इतना उस वक्त तो ये वाली बात तो भैया, फिर अपने में मैं सोचता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, क्या भी तो मुझे लगता है बहुत ठीक है। मैं तो शुरू करें। ऐसी चिमटी की तरह लगे। अच्छा इधर से ठीक जी, तो शुरू करते हैं। तो आप पहले आपका परिचय लेते हैं। आप मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है जी। और सामाजिक कार्य के हिसाब से बहुत सारे काम किए, तो उसमें कुमार प्रदीप का नाम जुड़ा। अच्छा। फिर योग में आए तो योग में पत्रकारों ने योगी कुमार प्रदीप कर दिया। अच्छा। ऐसे करके यह सिंपल यहीं बिलारी में रहता हूँ पास में। जी। और अशोक सुरोही का जब से इनकी सामाजिक यात्रा शुरू हुई तब से ही साथ में है लगातार। जी। यही छोटा सा परिचय है। जी, बढ़िया। आपका परिचय? जी, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। मेरे भैया जो हैं कज़िन हैं, तो मैं यहीं रहता हूँ बिलारी में ही, यहीं पास में ढकिया नरू गाँव है, वहीं पर रहता हूँ। और मम्मी पापा जो हैं वो अपना स्कूल चलाते थे शुरू, तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं पर हुई है। और उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगा मैं, तो मुझे थोड़ा मानसिक उलझने रहती थी। तो मैं थोड़ा बहुत, भैया कभी आते थे तो वो बताते थे दर्शन के बारे में, तो मुझे लगता था कि भाई ये क्या बात है। तो इसी क्रम में जो है मैंने कुछ शिविर वगैरह किए, और अभी भी जो है मैं कुछ और चीज़ें भी देख रहा हूँ। जी। तो आपकी जीवन विद्या में शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? जीवन विद्या में शुरू में पहले कंचन वीर ही आते थे अशोक के पास। तो अशोक और हम दोनों सुनते भी थे, चर्चा बात में आपस की घरेलू जैसे बातचीत मित्रों की होती है। फिर उसके बाद में ये सब थोड़ा थोड़ा चलता रहा। फिर पहला शिविर जब यहाँ हुआ अशोक के घर पर, तो उस शिविर में फिर हमने भी शिविर किया था। उसके बाद भी 2-1 शिविर और भी किए बाद में भी। और बाद में जब बाबा यहाँ आए थे तब भी उनसे मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी। हाँ, बाकी जो ये जाते रहते थे तो उसमें बाबा से जो इनकी चर्चा होती थी, ये सारी चर्चाएं शेयर करते थे कि इस बार हम गए वहाँ तो ये बात हुई, ये बात हुई, उन्होंने ऐसे कहा। क्योंकि हमारा भी एक पढ़ना पढ़ाना और एक अध्ययन का रहा, जैसे इनका रहा तो वैसे हमारा भी रहा। जिस काम में घुसे तो फिर घुस ही गए, तो ऐसे बहुत सारे आयामों में घुसे। तो इनके साथ भी सारी चर्चाएं हुई, और उसमें जीवन विद्या को भी जो समझने की प्रक्रिया थी वो अपना समझने की कोशिश की। तो बोले बाबा जी से भी मुलाकात हुई, उसका कोई संस्मरण? हाँ, संस्मरण है, बहुत अच्छा संस्मरण है। यहीं बात हुई थी बाबा से, बाबा यहीं बैठे हुए थे, यही मुलाकात हुई थी। तो हमने ये देखा दरअसल अपने अनुभव से कि एक स्थिति होती है व्यक्ति की, और जब वो, जैसे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, अनशेकेबल स्टेटस। तो अनशेकेबल स्टेटस डिस्क्राइबेबल नहीं है, वो केवल अनुभव का है। और उस अनुभव में भी जैसे कहते हैं अनुभव, तो जो होनापन है उसका छोटा रूप है जो भी हम बताते हैं। तो वो जो चीज़ है, हम जितनी भी बात अनुभव करने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने योग में बहुत सारी चीज़ें कही, संयोग बस मुझे भी अचानक समाधि की स्थिति हो गई और वो सारी चीज़ें हुई। उसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट भी किया, कहीं मेरी निद्रा तो नहीं थी, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था, लेकिन वो बात समझ में आई, समाधि की स्थिति हो गई। लेकिन मुझसे कोई कहे कि समाधि के बारे में आप बताओ, तो मैं सारी बात बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। संयम के बारे में बताओ, वो भी बता दूंगा। लेकिन जो सामने वाला है उसके लिए केवल वो इन्फॉर्मेशन होगी,
तो बाबा के साथ में जब हमने वो जब चीज़ें देखी, उससे पहले इस स्थिति में हम भी आ गए थे, तो बाबा के साथ में देखी तो वो सबसे बड़ी बात उनकी ये थी, वो एकदम हर मामले में सहज सरल थे। कोई भी किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव बातचीत में, भाषा में, चाल चलन में और आचरण में कोई उनके वो नहीं था। जो है अंदर ऐसे ही जैसे व्यक्त हो गए। और सबसे बड़ी बात जो उनकी लगी, जो ऐसे महान विभूतियों में होती है, वो एकमात्र वही सबकी पहचान होती है, जो भी दुनिया में जितनी भी महान विभूति हुई हैं, कि उनके मुंह से निकलने वाले शब्द अर्थपूर्ण होते हैं। तो उनके शब्दों में अर्थ, उनके बॉडी लैंग्वेज में अर्थ, और जो भी है, जैसा भी जो सामने वाला आ रहा है, उसके साथ सहजता सरलता से पेश आना। तो ये सबसे बड़ी बात उनकी जो थी, जो विभूतियों में रहती है। आपकी यात्रा कैसी रही जीवन विद्या में? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मतलब मेरा शिविर करने का बेसिक पर्पज़ ये था कि मुझे मतलब अपने आप में कन्फ्यूजन से रहते थे और उलझने होती थी, तो वो सुलझती नहीं थी, समझ में आता मतलब कैसे क्या करना है, क्लैरिटी नहीं होती लाइफ में। तो इस क्रम में मैंने शिविर किए थे। तो शिविर किया आपने पहला शिविर? जी, मैंने सबसे पहला शिविर, हाँ मैंने वहाँ किया था उसमें जो उनका त्यागी जी का जो वो है, भरतभूषण त्यागी जी का, जी बिहटा में, हाँ जी, वहाँ पर मैंने किया था शिविर। और पहला शिविर प्रवीण जी का था। प्रवीण जी। जी हाँ। उसके बाद मैंने फिर सोम भैया का शिविर भी किया है, और फिर गणेश जी का शिविर मैंने किया। और फिर हमने बीच में 1-2 बार मैं छोटे छोटे अध्ययन शिविर हुए थे बिजनौर में, तो मैं उनमें भी गया था। उनमें एक बार सोम भाई आए थे, एक बार योगेश जी आए थे, तो वो मैंने किए। लेकिन हाँ, मैं फिर ये कहूँगा कि जैसे शुरू में हमने किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा कि हाँ मतलब बहुत अच्छी बात हमें पता लग रही है। लेकिन उसके बाद एक लेवल पे जाके मतलब रुक से गए, और रुक गए तो फिर उसके बाद पता लगा कि भाई अब आगे अध्ययन शिविर होते हैं, तो वो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मतलब एक बार भैया ने भी कहा था कि तुम ऐसा करो कि झोला उठाओ 2 साल के लिए चले जाओ छोटी, लेकिन मैं नहीं गया। और फिर मैंने छोटे छोटे जो अध्ययन शिविर वहाँ किए बिजनौर में, तो मैं मतलब उसमें मतलब वैसे निराशाजनक लगेगा ये कहना, लेकिन मुझे मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं हो पाई, मतलब कुछ बना नहीं मामला, और निराशा सी हुई। और हाँ, उसको करने के बाद, और उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत मैंने पुस्तकें भी पढ़ने की कोशिश की, और लेकिन बहुत अच्छे से मतलब आत्मसात नहीं कर पाया उनको। और फिर इसी क्रम में मतलब ऐसा रहता है कि एक थोड़ा सा टेस्ट लग गया है, तो वो आध्यात्मिक चीज़ों को भी देखता रहता हूँ मैं, कभी यूट्यूब पर कुछ सुन लिया इस तरीके से। तो इसी क्रम में अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत आचार्य प्रशांत को सुनता हूँ, उनके 1-2 मैंने शिविर किए छोटे मोटे, मतलब 1-2 दिन के जो होते हैं। और लेकिन हाँ, ये है कि अभी मेरी पीछे पाठक जी से ही बात हुई थी, तो वो उन्होंने सारे दर्शनों को भी मतलब बहुत अच्छे से, उनके बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि बाबा जो कह रहे हैं वो बाबा ने सारे दर्शन भी देख लिए थे, तो वो मतलब व्यवहारिक कैसे होगा, व्यवहार में कैसे उतरेगा, जो भी ज्ञान है जो मतलब और दर्शनों में भी शायद फलित हो जाता हो, लेकिन वो व्यवहार में किस तरह आएगा। तो बाबा ने और आगे की बात भी कह दी है, जो कि और जगह नहीं कही है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। तो मेरी इच्छा तो ये होती है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत जो है मध्य दर्शन के लिए देखूँ, उसको भी अध्ययन करूँ, और भी दर्शन को जो है देखना है उसको भी देखूँ। और उन्होंने मुझसे कहा था पाठक जी ने कि आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो, तो मैं इस क्रम में मतलब बस ये है कि इच्छा होती है कि आगे भी कुछ देखें अभी। बाबा से कोई मुलाकात आपकी? जी हाँ, हुई थी। एक बार मैं गया था भैया के साथ, अच्छा। तो उस मुलाकात में जो है वो उस समय तो मतलब 1-2 ही शिविर किए थे, कौतूहल सा ज़्यादा था मन में, यही कहेंगे। और वहाँ गए तो बाबा से बस हमने यही कहा था कि बाबा जो ये मतलब गठनशील परमाणु है, कि सभी गठन पूर्ण हो जाएंगे क्या, ऐसी मन में कौतूहल सा जगह। तो बाबा ने ये बस इतना ही बोला था एकदम से। उन्होंने जैसे एक बड़ा कोई होता है, वो जब बोलता है झड़क के, इस तरह से उन्होंने बोला एकदम से कि सारे केले के झाड़ हो जाएंगे क्या। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें थी। और बाबा से एक हल्की फुल्की बात मैंने ये पूछी थी कि एक देखने के ऊपर बात थी, कि जैसे हम उससे सूक्ष्मदर्शी से या किसी से देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो मतलब उसके बारे में पूछा था कि देखने वाले के बारे में पूछा था। तो बाबा ने कहा था कि वो क्षमता हम में रहती है, मतलब सूक्ष्म को देखने की क्षमता हम में रहती है। तो उस समय हमें ऐसा लगा कि बाबा ने ये क्या बात कह दी, जबकि सूक्ष्मदर्शी हमको दिखा रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे कि सूक्ष्म बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भीतर सूक्ष्म है, उनको हम ऑब्जर्व कर ही पाते हैं। तो मतलब हमें क्षमता है सूक्ष्म देखने की, ये चीज़। भाई ये था मेरे बाबा के साथ। आप कोई बात जोड़ना चाहेंगे? हाँ, हम थोड़ी सी बात ये जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं भी लगभग 68 की एज में हूँ, जी। और
यही सत्य की खोज या यही सब चीज़ें, कैसे जीवन जिया जाए वगैरह, अपनी पूरी यात्रा में इसी के लिए लगे रहे। तो एक बात तो ये समझ में आई कि राम कभी दोबारा पैदा नहीं हुए, कृष्ण दोबारा पैदा नहीं हुए, बुद्ध दोबारा पैदा नहीं हुए। तो जिसने जो फिलॉसफी या जो भी तरीका, तौर तरीका अपना निकाला, समझ में आया, जैसे भी वो जो जिए, तो वो अपने ही तरीके से जिए। और बहुत सी चीज़ें हम ये देखते हैं कि लोगों की बहुत सी चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें एक सीमा तक आगे बढ़ पाती हैं, बहुत सी चीज़ें उन्हीं के जीवन काल में रुक जाती हैं। इसके पीछे जो हमने सोचा समझा तो ये समझ में आया कि दुनिया में आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। ये सीखने की प्रवृत्ति स्वयं हर मनुष्य के अंदर अपने अंदर होती है। और वो जब तक अपने अंदर से कुछ सीखने की प्रवृत्ति में नहीं आएगा तब तक वो कुछ सीख ही नहीं सकता खुद। अब दूसरी बात यह है कि किसी के दर्शन को सीखना, तो वो सीखना नहीं है, कोई भी होगा। जैसे मान लो मैं हूँ, प्रदीप हूँ, और मैं जिस भी किसी के पीछे फिलॉसफी में लग जाऊं तो वो उनकी तरह नहीं बन सकता। मैं कोई किसी की तरह नहीं बन सकता, मैं तो प्रदीप के रूप में ही बनूंगा। तो उसमें मेरा कहना यह है कि एक बहुत पुरानी कहावत अच्छी है, कहते हैं लोग कि खुद के मरे ही स्वर्ग है। तो जब तक हम जिएंगे नहीं, और एक कहावत और जो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ वो ये है कि ज्ञान तो बहुत कुछ दुनिया में आ चुका है, बस उसे अब जीने की ज़रूरत है। तो जितना हम जी लेंगे उतना हो जाएगा। और ये ऐसा सामूहिक जीना यदि हो जाता है एक विचार का, तो वो सामूहिक विचार जो है वो स्थापित हो जाता है। और तब तक वो स्थापित रहता है जब तक उसके जीने वाले रहते हैं। और जब जीने वाले नहीं रहते हैं तो फिर वो विचार ही मर जाता है। और फिर नया विचार आता है, नए परिवेश में आता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार, और वो फिर नया विचार स्थापित होता है। तो मेरा कहना तो केवल संक्षिप्त में यही है कि अभी भी मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, बहुत कुछ चीज़ें हैं। अभी भी मैं पढ़ रहा था, जैसे गीता में 6ठे अध्याय में योग और योगी के बारे में वर्णन है, तो मैं पढ़ रहा था। तो फिर पढ़ने के बाद मैंने उस पर चिंतन मनन मंथन करा, तो भी लास्ट में आकर के इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमें जो है खुद को ही जितना अभ्यास कर लेंगे अपने जीने का और विचार का, तो वही होगा। मैंने बाबा के मध्यस्थ दर्शन को बहुत सारे दर्शनों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर महसूस किया। और मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से भी कि असली बात, जैसे बाबा ने जो विशेष बात दी, जो मुझे लगा अपने अनुभव से, कि हम शिक्षा के माध्यम से भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो वो जो शिक्षा है वो किताबों के माध्यम से हम किसी को पढ़ा दें उससे समझ में नहीं आने वाला। मेरा अपना विचार है, मैं नहीं कह रहा मैं गलत हूँ सही हूँ, वो नहीं आने का। जब तक जो इसका अनुभवी रहे हैं, जो बाबा हैं, बाबा ने अपने शब्दों में जो कही है उसे जब तक हम जी करके नहीं देखेंगे अपने जीवन में, तब तक वो बात हमारी वैसी ही रहेगी। मैं अभी जिक्र कर रहा था, अशोक जी ने जो ये बात कर रहे थे कि अनुभव की रोशनी में, तो अनुभव की रोशनी में ही वो जो समझदारी की विशेष बात कही है, तो वो जो समझदारी की बात भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया उन्होंने। तो वो जो समझदारी की बात, वो जो अनशेकेबल स्टेटस की बात है, उस स्टेटस की बात को जब हम अपने जीवन में उतार करके जिएंगे तो उस जीनेपन से लोग सीखेंगे, शब्दों से नहीं सीख सकते। यही मैं अपनी बात नहीं कहना। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? बढ़िया, धन्यवाद आप दोनों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।